Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करेंगे आज आरआरबी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इस सेट का हम जीएस वाला पोर्शन पूरा कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उसका करंट अभी भी कुछ है या स्टैटिक पार्ट उस क्वेश्चन से कुछ पेंडिंग है या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ रिपीट हो सकती है क्या, सभी चीज़ हम बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लेक्चर्स या अपकमिंग कोई भी अनाउंसमेंट, कोई प्ले लिस्ट ऐड होती है तो आप उसका नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन पहले प्राप्त कर सकें। ठीक है साहब। सो बिना देरी करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। ठीक है साहब, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर जब आप तैयारी करते हैं, जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानते हैं, तो एक प्रमुख संस्थान का नाम लिया जाता है यूएन, संयुक्त राष्ट्र। उसके चेयरमैन कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हैं बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान या कर्ट वल्डहोम। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है साहब, एंटोनियो गुटेरेस हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हमारा हो जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट समझ में आया तक? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं यूएन के बारे में कि यूएन क्या है और यह काम क्या करती है। यूनाइटेड नेशंस से बोलते हैं। ठीक है, अब फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आ जाते हैं। और दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेशन है, इसमें हम बहुत ज़्यादा पुराने प्रैक्टिस सेट डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीवियस 5 ईयर्स में जो भी आरआरबी के क्वेश्चन रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस 5 ईयर्स ओनली। ठीक है, आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस पकड़ते हैं तो उससे आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा। यानी कि जिस पर्पज़ के लिए हम PYQs लगा रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, वो पर्पज़ हमारा कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है, ओझल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ 5 ईयर्स तक रहेंगे, ताकि पिछले 5 साल का ट्रेंड हमें पता चल जाए, ट्रेंड के रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है एग्जाम से रिलेटेड, वो हमें पता चल जाए। बट अगर आप ज़्यादा पुराना क्वेश्चन करोगे, 10 साल, 10 साल 15 साल पुराने क्वेश्चन पकड़ के लाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक गलत डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 10 साल में तो चेहरा बदल जाता है, क्वेश्चन की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पे आंसर हो गया। यूएन की हम बात करें तो यूएन को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को, बेटा कब, 24 अक्टूबर 1945 में इसे बनाया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज 2 हमें यहाँ पे पता चली। फर्स्ट कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, 24 अक्टूबर 1945 को इसे स्थापित किया गया। है ना, क्लियर है? बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पे साहब, हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोई बताएगा क्या कमेंट सेक्शन में? जो बताएगा बताइए, कोई ऐसा कोई जिसे पता हो कि यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो बहुत ही सिंपल सा है, न्यूयॉर्क। कहां बेटा? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन ये था आपके लिए। डन, कोई दिक्कत परेशानी? अब आप थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं यूएन के बारे में कि यूएन को जब स्थापित किया गया था, तो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जब 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, बेटा कितने देशों ने? 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तब 50 देश इसमें इनिशियली पार्टिसिपेट किए थे, इनिशियली इसका सदस्य बने थे। ठीक है, डन, क्लियर पॉइंट है? 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ, स्थापित हुए थे, और संयुक्त चार्टर के अकॉर्डिंग 50 देशों ने 26 जून 1945 तक सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वर्तमान में कितने सदस्य हैं यूएन के? मेरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं बताइए सर। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। कितने बेटा? 193। 193 सदस्य हैं यूएन के। और अंतिम सदस्य की हम बात करें तो जो सदस्य अंतिम जुड़ा है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम बेटा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान यूएन में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है, अंतिम स्टेट है, अंतिम देश है।
देन यहाँ तक तो ये हमारी ओवरऑल इंफॉर्मेशन हो गई यूएन से रिलेटेड। और सचिव हमारे कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो वर्तमान में भी अभी सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट है? डन। ठीक है, तो अब थोड़ा समझें एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, तो जानने का प्रयास करेंगे हम। एंटोनियो गुटेरेस को भी थोड़ा जानेंगे। तो इन्हें 2017 में इनको चुना गया था। ठीक है, नियुक्त हुए थे 2017 में, इनको नियुक्त किया गया था। यह पुर्तगाली नागरिक है बेटा। कौन से नागरिक हैं? पुर्तगाली नागरिक हैं, पुर्तगाल के सिटीजन हैं, पुर्तगाली हैं, पुर्तगाल के नागरिक हैं, पुर्तगाली सिटीजन हैं। ठीक है, डन, क्लियर। और यह है यूएन के 9वें, कौन से बेटा? 9वें नंबर के सचिव हैं, 9वें सचिव हैं। मैं इतनी बारीकी से इतनी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही बारीकी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी कभी कभी आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 9वें सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब आते थोड़ा सा पुराने पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे जो ये पॉइंट लिखे हुए कौन है। तो ये जो कल्ट वर्ल्ड होम है, ये 4th नंबर के चेयरमैन थे, ये 4th नंबर के सचिव थे, इसलिए इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, वहीं बात करें कोफी अन्नान, तो यह 7th नंबर के थे। कौन से नंबर के बेटा? ये 7th नंबर के थे। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इधर दिखेगा, अरे कट गया वो, 4th दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7th नंबर के थे, यहाँ लिख देता हूँ, ये 7th नंबर के थे। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस अभी हैं, और जो बान की मून है यह इनसे जस्ट पहले थे। तो जो बान की मून है वह 8वें नंबर के थे, तो बान की मून थे 8वें, तो बान की मून 8वें थे। एंटोनियो गुटेरेस 9वें हैं, वर्तमान में भी हैं, लिख देता हूं वर्तमान। ठीक है, तो ये वर्तमान में भी है। कल्ट वर्ल्ड होम जो 4th नंबर के थे, बान की मून 8th के थे। ओवरऑल आई होप की इंफॉर्मेशन आपके पास सफिशिएंट है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यह वर्तमान की कांग्रेस से कोई नहीं जोड़ेगा, तो यह वर्तमान की कांग्रेस नहीं है, यह वो कांग्रेस है जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1885 में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन हमारा है कि किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी। बताइए सर, राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप जब पढ़ते हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन हमारा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने आईएनसी को स्थापित किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है साहब, डन। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में जानते हैं, ये फर्स्ट चेयरमैन थे, पहले अध्यक्ष थे, ये पहले अध्यक्ष थे, पहले सेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, यह सेशन 28 से 31 दिसंबर तक चला था बेटा, 28 से 31 दिसंबर तक चला था। और इस सेशन में 1885 लिख लेंगे, हाँ 1885 लिखेंगे क्योंकि 1885 में ही हुआ था ये सेशन। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इस सेशन में नियम बनाए गए कि किस तरीके से कांग्रेस काम करेगी। ठीक है, जैसे कि तय हुआ कि साल के अंतिम महीने में मीटिंग होगी हर साल, यानी कि 1 वर्ष के अंतराल पर अधिवेशन होगा, सेशन होगा, ये तय हुआ इसी नियम में। और तय हुआ कि जिस क्षेत्र में मीटिंग होगी उस क्षेत्र का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, यानी अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति काम नहीं करेगा जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर मीटिंग होनी है, जहां पर सेशन होना है, या आप समझिए जहां पर अधिवेशन होना है। ठीक है साहब, तो यह सब तय हुआ फर्स्ट मीटिंग में। डन, क्लियर पॉइंट है, यानी 1 वर्ष पर वार्षिक सेशन होगा, यह भी यहां पे मेंशन किया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं 1885 का फर्स्ट सेशन हुआ था, तो फर्स्ट सेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था बेटा? फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है साहब, फिर आइए दादा भाई नौरोजी की तरफ, दादा भाई नौरोजी की तरफ आइए। दादा भाई नौरोजी, एक मिनट देना।
तो बेटा हम जानेंगे अब दादा भाई नौरोजी के लिए। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और छोटी सी आप जान लीजिए कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन में 72 मेंबर्स उपस्थित थे। यानी मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जो जी फर्स्ट पहली बार होती है वह सिंपल सी वे में इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी अध्यक्ष थे और इस सेशन में 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। सिंपल। नेक्स्ट हमारा हम जानेंगे दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी को कलकत्ता जो इनका सेशन, कलकत्ता सेशन के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे कलकत्ता सेशन में। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन में चेयरमैन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, डन। नेक्स्ट हमारा ये कब हुआ था? 1886 में, सेकंड सेशन 1886। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में आप जान ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे हम बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 1887 सेशन हुआ था मद्रास में। कहाँ में हुआ था बेटा? मद्रास में हुआ था ये सेशन। ठीक है, और यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या किया बेटा? अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, INC की। आई होप कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो गई है क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे। एंड राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर C, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। राइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? यानी कि तो बच्चे को पता होगी है ना, दुनिया ने फोटो देखी होगी अम्बेडकर साहब को के हाथ में फोटो, संविधान किताब ना। तो भाई कुछ किया नहीं किया, लेकिन भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक के रूप में हम उन्हें जरूर जानते हैं। ठीक है, क्लियर। तो राइट ऑप्शन हमारा है भीमराव अम्बेडकर। डन। इन्हें जो एक क्या था, मसौदा समिति थी, योजना समिति थी, उसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, तो उस समिति के चेयरमैन थे। जिस समिति का कार्य था कि संविधान किस तरीके से बनेगा, क्या क्या उसमें मूलभूत चीजें होनी चाहिए, जो समिति थी उसके ये चेयरमैन थे। ठीक है, तो जो मसौदा समिति हम जिसकी बात कर रहे हैं, उस समिति को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। इस समिति को स्थापित किया गया था 1947 में, इसको बनाया गया था। ठीक, क्लियर, डन। जिसको अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आता है, तो हर टॉपिक के रिलेटेड अलग एक डेडिकेटेड लेक्चर मेरा अपलोडेड है पहले से ही यूट्यूब पर। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है कुछ भी, तो आप मेरे पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया है सब्जेक्ट को हमने, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ बेसिक से लेके इतना डेप्थ करा दिया है कि आपको कहीं भी कोई और लेक्चर, कोई और बुक, कोई और टीचर की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट ना पड़ेगी। आई डैम श्योर कि एक बार आप पढ़ लेंगे, हो सकता है कि मेरे लेक्चर थोड़े लंबे लगे, लेंदी हैं, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम जाए, बट आप एक बार वो लेक्चर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, देन आप रिवाइज कीजिए। आई डैम श्योर कि आपको कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक भी नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट लगेगी जब आप वो लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। और अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये देश के पहले कानून मंत्री थे, है ना भाई, तो पता है ना, देश के पहले कानून मंत्री थे, देश के पहले कानून मंत्री थे। और यह एक अखबार का प्रकाशन करते थे, एक समाचार पत्र को प्रकाशित करते थे जिसका नाम था मूक नायक। ठीक है, एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, समाचार पत्र कौन सा था? मूक नायक। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, तो आप याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको दिखेगा मूक नेता, तो दोनों ही नाम सेम ही मीनिंग के रिप्रेजेंट करते हैं, तो मूक नायक या फिर मूक नेता। ठीक है, इनके बारे में एक इंटरेस्टेड फैक्ट आप लिख सकते हैं कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप एक और चीज ऐड करेंगे, इनकी जयंती कब मनाई जाती है भाई? जयंती कब आती है? जयंती आती है 14 अप्रैल। कब आती है बेटा? 14 अप्रैल। जयंती कब आएगी? 14 अप्रैल को आएगी इनकी। और आप मुझे बताइए इसे हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इस दिवस को हम राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में। इस दिन को हम राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसे हम राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? एक चीज और आप लिख सकते हैं कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न कब मिला है बेटा? मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद। ठीक है, 1990 में दिया गया था, आप ये डेट भी याद रख सकते हैं। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, क्लियर? डन। चलिए, इससे जुड़ी हुई थोड़ी और चीज हम जान सकते हैं, जैसे कि इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, द एन अरे यार मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, द एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, द एनिहिलेशन, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इनकी बुक है, आप इसे याद रखेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टेड बुक है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन। ठीक है, यह बुक बहुत ज़्यादा कोट की जाती है आजकल, जो अभी सरकार में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा इस बुक को बहुत कोट किया जाता है। तो कोट किया जाता है, न्यूज़ में बुक है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी दिख जाए। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग योर एग्जाम, एनीथिंग एल्स इन न्यूज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में कहाँ पर चुना गया था, किस सेशन में? कहाँ पे वो सेशन हो रहा था? अहमदाबाद, पूना, बेलगांव या फिर कानपुर? कहाँ पे वो सेशन हो रहा था? तो बेटा सेशन हो रहा था बेलगांव में। कहाँ पे हो रहा था वो सेशन? वो सेशन हो रहा था बेलगांव में, और ये एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। महात्मा गांधी एक बार ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, और वो सेशन था बेलगांव का सेशन। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। और यह सेशन कब हुआ था बेटा? यह सेशन हुआ था 1924 में। कब हुआ था यह सेशन? 1924 में यह सेशन हुआ था, जहां पर महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि केवल एक बार ही इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने केवल एक बार ही अध्यक्ष पद के रूप में अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। सिंपल। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, डन यहां तक। तो भाई अहमदाबाद में कौन थे बताइए? अहमदाबाद में कौन थे? तो बेटा अहमदाबाद में दो सेशन हुए हैं, 1902 और 1921। दो सेशन हुए अहमदाबाद में, और दोनों ही सेशन में सुरेंद्र, एक बार सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, और दूसरे सेशन में चित्तरंजन दास। तो फर्स्ट में लिखेंगे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, और 1921 वाले में लिखेंगे चित्तरंजन दास। तो दो सेशन हुए थे अहमदाबाद में 1902 में और 1921 में। 1902 वाले सेशन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अध्यक्ष थे, वहीं 1921 वाले सेशन में CR दास, चित्तरंजन दास जी क्या थे? अध्यक्ष के पद के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। ठीक है, वहीं हम बात करें पूना में कौन था चेयरमैन भाई? पूना का सेशन कब होता? 1895 में हुआ था पूना का सेशन, 1895 में हुआ था। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे बेटा? कोई बताएगा जिसने पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत? इस अध्यक्ष के सेशन के अध्यक्ष थे
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे बेटा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इस सेशन के अध्यक्ष। ठीक है, एक और बच गया, कानपुर का सेशन। कोई मुझे बताएगा कानपुर का सेशन कब हुआ था? तो बेटा कानपुर का सेशन हुआ था 1925 में, 1925 में हुआ था, और इस सेशन के अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। कौन थी बेटा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अब इसके बारे में फैक्ट और लिख सकते हैं कि यह पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, अर्थात सिंपल सी बात है कि अध्यक्ष पद के रूप में एक महिला के रूप में पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। यानी कि सरोजनी नायडू ने पहली बार 1925 में कांग्रेस के कानपुर सेशन में अध्यक्ष पद के रूप में पद संभाला। है क्लियर है? डन। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है बेलगांव। तो राइट ऑप्शन हमारा है बेलगांव। महात्मा गांधी जी को बेलगांव सेशन जो कि 1924 में हुआ था, एक अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने यहाँ पे कार्य किया। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पर है? यूनेस्को यानी कि UNESCO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो भाई सिंपल सी बात है, जब मैं भी इतनी संस्था कवर कराता हूँ तो हर संस्था से कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उस संस्था का मेन काम क्या है, मतलब मुख्य कार्य क्या है, इनसे हम चीज़ें सारी कवर करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब यूनेस्को आप पढ़ेंगे तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर बेटा पेरिस में है। इसके लिए ऑप्शन की रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं लगनी चाहिए। तो सिंपल राइट आंसर क्या है? पेरिस। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। सिंपल सी बात है। ठीक है, डन। यूनेस्को का जो हम बात करते हैं, यूनेस्को एक यूएन की एक एजेंसी है। ठीक है, जो शिक्षा हो गया, साइंस है या संस्कृति से जुड़ा हुआ एक संगठन है। यानी कि यूएन का एक क्या है, एक क्या कहेंगे, संगठन है, एक ब्रांच है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ, वैज्ञानिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक संगठन है। ठीक है, इसे स्थापित किया गया था 4 नवंबर 1945 में इसको स्थापित किया गया था। बेटा कब किया गया था? 4 नवंबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। राइट, क्लियर पॉइंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर हमने बात की कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पे बेटा? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पड़ता है? पेरिस पड़ता है फ्रांस में। तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई, बहुत ही बेसिक चीज यहाँ पे हमें आपको बताई। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, राइट। वर्तमान में यूनेस्को के कितने सदस्य हैं बेटा? मुझे कोई बताएगा कितने सदस्य हैं वर्तमान में? वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 193 सदस्य हैं यूनेस्को के। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। और साथ ही साथ 11 सहयोगी सदस्य हैं। 11 सहयोगी सदस्य हैं। क्लियर पॉइंट है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो, कोई देश हैं जो UNESCO के सदस्य नहीं है। बहुत ही फेमस देश, बहुत ही बड़े बड़े देश, यूएसए, इजराइल और लिंकेस्टीन। जो लिंकेस्टीन छोटा देश है, ये यूनेस्को के सदस्य नहीं है। यह यूनेस्को के सदस्य नहीं है। तो शायद आपके दिमाग अब खुल जाएगा। बिफोर इट, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता कि यूएसए और इजराइल यूनेस्को के सदस्य हैं, स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आप सही कर देते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जिम्मेदार देश हैं, दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा है, हर जगह शांति स्थापित करने का ठेका अमेरिका का ही है ना, कहीं भी लोकतंत्र स्थापित करने का ठेका भी अमेरिका ने ले रखा है, तो हो सकता है इस यूनेस्को का ठेका भी इनके पास हो, है ना। बट ऐसा नहीं है। इजराइल, अमेरिका और लिंकेस्टीन। ठीक है, ठीक। तो यह देश यूनेस्को के सदस्य नहीं है। ठीक है, क्लियर। जबकि ये देश यूएन के सदस्य हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख भी सकते हैं कि यह देश यूएन के सदस्य हैं। यूएन के सदस्य हैं। यूएन के सदस्य तो हैं, बट यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। डन। ठीक। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य तो हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य तो हैं।
यूनेस्को के सदस्य हैं बट यूएन के सदस्य नहीं है, बट यूएन के सदस्य नहीं है। ऐसे कौन कौन से देश हैं भाई? ऐसे कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला नाम आता है फिलिस्तीन। ठीक है, न्यूज में बहुत बना हुआ है, न्यूज में बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे फिलिस्तीन को यूएन के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, बट यह कहां शामिल है? यूनेस्को में पार्टिसिपेट करता है। एक और देश है नीयू, एक नीयू देश है जहां पर न्यूयॉर्क प्लेस स्थान है, जिसे एक देश के रूप में यूएन में सदस्य के रूप में इसको स्थापित नहीं किया है। एक और नाम आता है कुक द्वीप, कुक द्वीप। तो यह वो देश हैं जो यूएन का सदस्य नहीं है बट यूनेस्को के सदस्य हैं। अब भारत का क्या स्टेटस है? तो जी भारत के बारे में लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट करते हैं भारत को। तो भारत संस्थापक सदस्य है जी यूनेस्को का, संस्थापक सदस्य है भारत। यानी कि जब स्थापना हुई थी तो स्थापना करने में भारत का रोल था। संस्थापक सदस्य है भारत। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो भारत में वर्तमान में 44 साइट्स हैं, 44 धरोहर हैं भारत में टोटल। वर्तमान में भारत में यूनेस्को की 44 साइट हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो अभी जो सबसे रिसेंट में 44 है, वो कौन सी साइट है? तो रिसेंट न्यूज में बनेगा ना भाई, न्यूज में बनेगा रिसेंट। तो महाराष्ट्र में एक मराठा सैन्य है, मराठा, ये हमने न्यूज में भी कवर करा था, मराठा सैन्य परिदृश्य है। ठीक है, कहां पे बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, यह इस साइट को 44वां यानी कि रिसेंट, सबसे रिसेंट इसे घोषित किया गया है यूनेस्को की साइट के रूप में। ठीक है, इससे पहले 43 था। 43 वाला क्या था बेटा? 43 वाला क्या था? तो 43 में मोइदम, असम का राजवंश है मोइदम। मोइदम असम में पड़ता है, और असम, मोइदम कहां पड़ता है बेटा? लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, ठीक है ना। असम में पड़ता है, और यह अहोम राजवंश का, अहोम राजवंश का क्या था? कब्रिस्तान। यह अहोम राजवंश का कब्रिस्तान था, जिसे 2024 में घोषित किया गया था। इसे कब किया था बेटा? 2024 में से घोषित किया गया था। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट तक? कोई दिक्कत परेशानी? और भी साइट्स हैं भारत में, जैसे कि ताजमहल हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफाएं हो गई, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, धौलावीरा साइट है, हम्पी है, महाबलीपुरम है ना। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को की साइट का दर्जा मिला हुआ है। और अभी भारत में फिलहाल 44 साइट्स टोटल हैं। ठीक है साहब, तो राइट ऑप्शन हमारा है पेरिस। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, फिर हमने कवर किया ये चीजें। ठीक है, डन। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सिंपल से ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, चीन, अफगानिस्तान। राइट ऑप्शन हमारा है चीन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन हमारा चीन है, क्योंकि चीन सार्क का सदस्य नहीं है। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। तो फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया रीजनल कॉपरेशन, सिंपल सा है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि यह क्या है? एक रीजनल ग्रुप है। क्या है बेटा? रीजनल ग्रुप है। आप याद रखेंगे कि यह एक रीजनल ग्रुप है, क्षेत्रीय संगठन है, जिसके सदस्य कौन कौन है? याद करने का एक तरीका सिंपल सा है, MBBS। आप इससे याद रख सकते हैं, MBBS पेन, MBBS पेन है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? M से मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान करेंगे आप,
एस से श्रीलंका करेंगे, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है, और आई से इंडिया, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। और एन से क्या करेंगे, एन से करेंगे नेपाल। डन। तो कुल ओवरऑल कितने सदस्य हैं बेटा, सदस्य कितने हैं, सदस्य हो गए 8, और चीन इसका हिस्सा नहीं है, यह बात याद रखने की है, चीन इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत। इसे कब स्थापित किया गया था तो बताएंगे आप मुझे, कब स्थापित किया गया था इसे, इसे किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। सिंपल सी बात है, कब स्थापित किया गया था, 8 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था इसे। हेडक्वार्टर कहां पे है, पता है हेडक्वार्टर कहां पे भाई, हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। कहां पे, सिंपल सा है, काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। डन, कोई दिक्कत। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और देखिए, करंट एस्पेक्ट क्या है कि अफगानिस्तान सबसे रिसेंट जुड़ा हुआ है, सबसे रिसेंट ऐड हुआ है अफगानिस्तान। बेटा कब हुआ था ये, तो ये हुआ है 2007 में, इसको ऐड किया गया था। कब किया गया था, 2007 में इसे शामिल किया गया था 8वें सदस्य के रूप में। ठीक है साहब, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं, लिंगायत, शैव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो राइट ऑप्शन हमारा है बेटा बौद्ध धर्म। जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो आपको जातक कथाओं के बारे में जिक्र मिलता है। जातक कथाएं क्या होती हैं, जातक कथाएं बेसिकली क्या होती हैं, साहित्यिक रचनाएं होती हैं जो कवियों द्वारा की गई हैं, जो गौतम बुद्ध के बारे में या गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानियों के रूप में कही जाती हैं, उन्हें बोलते हैं जातक कथाएं। सिंपल, यानी कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनके बारे में या उनके पिछले जन्मों के बारे में कही हुई साहित्यिक रचनाएं हैं। सिंपल सा हो गया, डन, क्लियर पॉइंट यहां तक। ठीक है, तो अब थोड़ा जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को जान लेते हैं। बौद्ध धर्म क्या है, एक सिंपल सा है, जिसकी स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, 563 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग, है ना। डेट्स में कुछ डिफरेंस कहीं कहीं मिल जाता है बेटा, है ना, तो डेट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। डेट एज सच बहुत ही वेरी करती है इन चीज़ों को लेकर, यहाँ कंफ्यूजन है कुछ डेट्स में, राइट। तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं कि जो जैन बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को स्थापित किया था हमारे सिद्धार्थ जी ने, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है वह जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उनकी शिक्षा, उनके जीवन के जो एक्सपीरियंस थे, उन पर आधारित एक धर्म है। ठीक है, ये पॉइंट है, डन। चलो आगे आते हैं कि जो अब थोड़ा बौद्ध धर्म को जानते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, कैसे ब्लिंक कर रहा है भाई, चलो अभी चल रहा है, ब्लिंक कर गया था अभी। ठीक है, राइट। सो जब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म को लेकर, तो हमने बात की कि संस्थापक के विचार हैं, उनका अनुभव है, तो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं हमारे लिए गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, शाक्य वंश में हुआ था। एक इंपोर्टेंट घटना है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोलते हैं बोधिसत्व। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, इसे कहाँ पे हुई थी, बोधगया में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान को प्रसार किया, फैलाया। तो उसी दौरान इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया, और इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। इसी तरीके से इन्होंने जगह जगह सेशंस किए और अपने विचारों को फैलाया। ठीक है, तो कहते हैं जब कोई आता है तो कोई जाता भी है, तो जाने का समय आया, और जाने का समय आया 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान क्या था, कुशीनगर में इनका निधन हुआ, और इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है बेटा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके विचार, उनकी पहला उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति होना और मृत्यु को प्राप्त होना, पूरी घटना को हमने एक सीक्वेंस में आपको बताया और आपके लिए समराइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक यहाँ पे लिखा हुआ है लिंगायत। ये क्या बला है भाई, बौद्ध धर्म तो सुना था, जैन धर्म भी पढ़ लिया, लिंगायत क्या है। तो लिंगायत हिंदू धर्म का एक छोटा सा संप्रदाय है जो अपने को भक्त मानते हैं वीर शैव का। यह दक्षिणी भारत में प्रचलित था
कोई पूरे भारत में फैलाव इसका नहीं था। यह सिर्फ शिव को ही एकमात्र भगवान के रूप में पूजते थे और उनका अनुसरण करते थे। ऐसे समुदाय को लिंगायत समुदाय कहा गया। ठीक है साहब। इस तरीके से एक वर्ड लिखा हुआ है शैव धर्म। शैव धर्म क्या है? ये भी एक हिंदू धर्म का ही क्या है, एक ब्रांच है, शाखा है, जो शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक, इनका भी यही है। जैन धर्म को आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी एक क्या है, एक संस्थापक का विचार है, संस्थापक का अनुभव है। ठीक है, तो जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूर्णतः अहिंसा और साधुत्व पर बल देता है। जहां जिस तरीके से हमने देखा कि गौतम बुद्ध का अनुभव, संस्थापक थे वो, उनका अनुभव, उनकी शिक्षाएं, उन पर बेस्ड था बौद्ध धर्म, उसी तरीके से जैन धर्म भी संस्थापक के अनुभव और उनका जो ज्ञान था, उनका जो एक्सपीरियंस था, उन पर बेस्ड था। और जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें जैन कहा जाता है। ठीक है, तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुख रूप से निकल कर आया और मुख्य श्रेय दिया जाता है महावीर जी को। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं जैन धर्म में, तो जैन धर्म में टोटल 24 महान शिक्षक होते हैं जिन्हें हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर जी। ठीक है, वही हम बात करें फर्स्ट तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, ऋषभनाथ। ठीक है, इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी मेरी वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर? तो यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं। मैंने आपको समराइज किया, बोलोगे बोर्ड पर हालांकि नहीं लिखा है कुछ भी, बट मैंने कोशिश की है कि आपको एक व्यू और समराइज तरीके से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ, आप इस क्वेश्चन से उसे कनेक्ट कर पाए। ठीक है साहब, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? समझ रहे हो, मतलब हेड ऑफिस से इतने क्वेश्चन आ जाते थे पहले जिसका कोई जवाब नहीं है ना। तो हेड ऑफिस कहाँ पे बेटा? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर नोएडा? कहाँ पे है मेन ऑफिस? हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। कहाँ पे बेटा? हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेड ऑफिस है जी। क्लियर? तो जो CDCSO है, CDSCO किस मंत्रालय के तहत काम करता है जरा बताइएंगे आप? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या बेटा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या बेटा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषध एवं मानक नियंत्रण संगठन से बोलते हैं CDSCO काम करता है। यह क्या है बेटा? यह एक रेगुलेटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? रेगुलेटरी बॉडी है ये एक, यानी कि विनियामक संगठन है। क्या संगठन है? विनियामक संगठन है, जो किसके अंतर्गत काम करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो CDSO का प्रमुख काम क्या है कि जो दवाएं हैं, जो हमारे कॉस्मेटिक का सामान है, जो भी टूल्स होते हैं, उनकी गुणवत्ता चेक करना, सुरक्षा को देखना, ठीक है, उनका इफेक्टिवनेस कितना रहेगा उसको सुनिश्चित करना, यह सब कौन देखता है बेटा? यह देखता है सब CDSCO के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसलिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि रेगुलेट करने वाली। रेगुलेट कौन करता है? जो नियम बनाएगा, जो देखेगा कि सही तरीके से चेक बैलेंस हो रहा है, सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा, सब चीजें मैनेज करेगा, उसे बोलते हैं हम रेगुलेटरी बॉडी। डन? क्लियर पॉइंट? क्लियर है जी? चलिए ठीक है। तो एक और चीज लिख लीजिए कि CDSO की स्थापना, CDSO की स्थापना कैसे हुई, कब हुई? तो एक अधिनियम बनाया गया था, औषधि एवं प्रसाधन। क्या बेटा? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत इसे स्थापित किया गया। यानी कि आप एक सिंपल से कह सकते हैं कि यह एक सांविधिक संस्था है। ठीक है साहब, यह एक सांविधिक संस्था है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखिए, नई दिल्ली तो है ही है बेटा, एक चीज और याद रखेंगे, नई दिल्ली में अगर मैं पूछूं, स्पेसिफिक लोकेशन पूछ लूं, नई दिल्ली में कहाँ पड़ता है जी? नई दिल्ली में ऑफिस कहाँ पे है? तो इसका भवन FDA भवन कोटला में पड़ता है। FDA भवन कोटला में, बिल्कुल स्पेसिफिक इसका ऑफिस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है साहब। तो CDSCO का प्रमुख काम क्या है? दवा की गुणवत्ता चेक करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो भी लाइसेंसिंग है उसका चेक करना, निरीक्षण करना। ठीक है साहब, तो सारे काम किस द्वारा किए जाते हैं?
किसके द्वारा किए जाते हैं? CDSCO के द्वारा किए जाते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि ऐसी अन्य देशों में भी ऐसी संस्थाएं कार्यरत हैं या कार्य करती हैं। जैसे अमेरिका में एक संस्था है FDA, यूरोपियन में EMA, है ना। इस तरीके से जापान में भी एक संस्था कार्यरत है PMDA, राइट। ठीक है साहब, डन। तो आपको आंसर पता चल गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर है। मतलब कोई बेवकूफी गलत करेगा इससे यार, तो ठीक है, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति थे ये। तो इन्हें 1951 में पहले आम चुनाव के बाद, कब बेटा? पहले आम चुनाव के बाद। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पहली बार आम चुनाव कब हुआ, तो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1951 में हुआ था। तो पहली बार आम चुनाव के बाद इन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना गया था। ठीक है साहब, फिर से इन्हें दोबारा चुना गया था। तो यह दो बार लगातार 2 बार बने थे। ठीक है, तो 2 बार लगातार बने थे। वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर के थे, तो ये सेकंड नंबर के थे बेटा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन से नंबर के थे? थर्ड नंबर के थे। थर्ड नंबर के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। राष्ट्रपति क्या होता है? क्लास तो पॉलिटी की नहीं है, लेकिन बेसिक क्लास, बेसिक चीज थोड़ा बता देता हूँ। हेलो, राइट। तो हम प्रेसिडेंट साहब को थोड़ा जान लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्लास तो नहीं है, और जिसे बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं फिर से कहूँगा कि बेटा एक चीज़ याद रखना, स्टैटिक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने बेसिक्स पहले कर रखे हैं। जिन्होंने एक बार फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर रखा है, वो ये समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। जो नए बच्चे हैं वो ये ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए यह यूजफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी तैयारी को डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, उसको जांचना चाह रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हम कहाँ वेरी कर रहे हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक संविधान का भाग 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 में आता है राष्ट्रपति। ठीक है साहब, तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे कि हम बात करें उनके चुनाव को लेकर 54 बात करता है, महाभियोग को लेकर अनुच्छेद 61 बात करता है, उनकी क्षमतान शक्ति है तो उसे अनुच्छेद 72 बात करता है ना। तो वो अलग चीजें हैं, बट बेसिक चीज यही है कि प्रथम नागरिक होता है, भाग 5 में आता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होगा। ठीक है साहब, क्लियर? चलें, बाकी तो और भी आर्टिकल्स है, हम देखेंगे। एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, वहाँ मैंने वो आर्टिकल से रिलेटेड है, तो हम सारे आर्टिकल्स आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बेटा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ बेटा? 1972 में। नाइनटीन 72 से मनाया जाता है और यूएन के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। किस द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा बेटा? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था एक, उस सम्मेलन में बात की गई थी किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की। ठीक है, तो इसमें क्या थीम था? मानव पर्यावरण पर। यह है मानव और पर्यावरण, मानव से संबंधित था ये इवेंट। क्लियर? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल
5 जून को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, समाज में जागरूक करने के लिए या उस रिलेटेड कार्रवाई करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट, यानी कि यहाँ तक क्लियर है कि 1972 से स्टार्ट हुआ है और यूएन का एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो मानव पर्यावरण से संबंधित था, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है साहब, तो 21 मई फर्स्ट हमारा है 21 मई। 21 मई को क्या होता है बेटा? 21 मई को मनाते हैं आतंकवादी विरोधी दिवस। आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27 मई। 27 मई को क्या मनाते हैं? कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। किस मतलब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं बेटा? किस दिवस में? किसके रूप में? बाल दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद। गीत गोविंद निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई है? गीत गोविंद निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जयदेव, रुद्रभट्ट, जिनदत्तसूरि, राघवंका। तो राइट ऑप्शन हमारा है जयदेव। क्या बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है जयदेव। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है और ये 12वीं सदी की पुस्तक है। 12वीं सदी की पुस्तक है, 12वीं सदी की बात है, 12वीं सदी की यह एक रचना है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, डन। तो बताइए जी, रुद्रभट्ट की कोई पुस्तक बताइए। रुद्रभट्ट न्यूज में है? नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में है, तो देख लेते हैं। तो इनकी बुक है जगन्नाथ विजय। क्या नाम बेटा? जगन्नाथ विजय। जगन्नाथ विजय, क्लियर पॉइंट है, जगन्नाथ विजय। जीवन दत्त सूरि, उपदेश रसायन, उपदेश रस रसायन। उपदेश रस रसायन। ठीक है, और लास्ट हमारा है राघवंका। तो राघवंका जी ने कौन सी बुक लिखी है बताइए? राघवंका जी के द्वारा लिखित बुक है हरिश्चंद्र काव्य। क्या बेटा? कौन सी बुक है? हरिश्चंद्र काव्य। क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए सर, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे है? ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है जिम कॉर्बेट। कौन सा है बेटा? जिम कॉर्बेट। कहाँ पड़ता है ये? जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? नहीं बता रहे? चलो मैं बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा बेटा? उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट। ठीक है, और यह पहला राष्ट्रीय पार्क है, पहला राष्ट्रीय पार्क है, पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय पार्क? इसे 1936 में। कब किया गया था? 1936 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। बट पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान, इसका ये नाम हुआ करता था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम यह हुआ करता था। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है बेटा? कान्हा पड़ता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दुधवा कहाँ पड़ेगा? दुधवा पड़ेगा यूपी में। और राजाजी कहाँ पड़ता है जी? राजाजी पड़ेगा हमारे उत्तराखंड में। क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? बढ़े आगे, चलिए। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, एरी झील, सुपीरियर झील, एंटोरिया झील। बताइए सर, राइट आंसर क्या है? बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ, 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी इधर हो जाता हूँ ताकि आप देख पाए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है सुपीरियर झील। कौन सा बेटा? सुपीरियर झील यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह है
यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, की सीमा पर। ठीक है साहब, यह है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें आयतन को लेकर, कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील है बैकाल झील।